चलिए आज हमको अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी भी पढ़ेंगे, आसानी चूँकि सारा कुछ आसान है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को जल्दी जल्दी बस ये ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ हमसे पूछी जा सकती है। चूँकि अर्थ मैग्नेटिज्म आपके लिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में अर्थ मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस थ्योरम, फ्लक्स फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे को कुछ ज़्यादा खास डाइपोल मोमेंट आई ए होता है, लूप्स का डाइपोल मोमेंट आई ए होता है या एन आई ए होता है, मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट क्यू एम इंटू 2L होता है। छोटी छोटी बातें आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वो आप फिर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए अर्थ मैग्नेटिज्म में कुछ खास बातें एक एक लाइन में। सपोज दिस इज माई अर्थ और मैं मान के चल रहा हूँ कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी सी बार मैग्नेट है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी सी बार मैग्नेट है। असल में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, खोद के देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं मान के ही चल रहा हूँ केवल, ठीक है। अब मेरी ये ईस्ट डायरेक्शन है, डी का मतलब डायरेक्शन है ना, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो इसे रट लो कि साउथ डायरेक्शन की तरफ नॉर्थ पोल है और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ साउथ पोल है, उल्टा, ठीक है। साउथ डायरेक्शन की तरफ नॉर्थ पोल और नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ साउथ पोल। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यहाँ से ऐसे निकलता है, नीचे से ऊपर की तरफ। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे ऐसे नीचे से, ऐसे नीचे से, ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये पूरा पूरा अर्थ पे इधर से निकलेगा ऐसा ऊपर पूरा अर्थ पे। मैं पूरा तो नहीं बना सकता, इतना ही ठीक है। कुछ डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, ज़रूरी है आपके लिए। तो शाम जैसा माहौल हो गया है अचानक से। कुछ डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो जियोग्राफिक एक्सिस, यानी ये जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। जिसको आप जियोग्राफी में एक्सिस बोलते हैं ना, उसको जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। जो अर्थ की जो डायरेक्शन है उन डायरेक्शन से होते हुए जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? जियोग्राफिक एक्सिस देख ली। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ से जाती है उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। जो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ से जाती है उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और जो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, जो नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन से होते हुए जाती है, उसको हम जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। मेरिडियन क्या होता है? ये जियोग्राफिक मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, एक इमेजिनरी प्लेन जो नॉर्थ और साउथ पोल से होके जाता है, इसको मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ से होके जाता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन, और जो जियोग्राफी के नॉर्थ और साउथ से जाता है वो जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? बस इतना ही पता होना चाहिए। 3 एलिमेंट्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट रिलेटेड टू अर्थ मैग्नेटिज्म। किसी भी जगह पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए कुछ 3 बातें हमको बहुत ज़रूरी पता होनी चाहिए। एक तो उस प्लेस पे क्या अल्फा है ना, उस प्लेस पे क्या अल्फा है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन नाम याद रखना है, अल्फा। अल्फा को डिफाइन कीजिए। इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन एट द प्लेस। किसी प्लेस पर मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में क्या एंगल है उसको हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है साहब, बिल्कुल। दूसरा आता है आपका डेल्टा, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, जैसे कि यहाँ स्पेस में आपका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ऐसा है तो उसके 2 कंपोनेंट है। एक तो अर्थ के पैरेलल, जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे, और अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस एंड पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसके 2 कंपोनेंट है। इसको मैं बाहर बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट बी। ये उसके 2 कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट।
टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ डिप डेल्टा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। छुपेगा तो नहीं है, इतना छुपने से कुछ नहीं होगा, तो समझ में आता रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाता है, दो कंपोनेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप डेल्टा। ध्यान रखिए, एंगल ऑफ डिप डेल्टा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ होता है। जब भी सवाल आए आपको ये डायग्राम याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड आपको तिरछा बनाना है, तिरछा बनाना है, याद रखिए। इसके दो कंपोनेंट बनाने, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और इस एंगल को लिखना है एंगल ऑफ डिप डेल्टा। ये डायग्राम बना लिया, अर्थ मैग्नेटिज्म का कोई भी न्यूमेरिकल लग जाएगा। कुछ है ही नहीं, पूछा ही किया जाता है। ये एंगल देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट पूछ लेते हैं, या टोटल पूछ लेते हैं। बहुत आसान ट्रिग्नोमेट्री लगती है। कुछ होता है, साइन कॉस टेन लगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा साहब, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पहला तो अल्फा, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, और दूसरा आ जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप, द एंगल मेक्स बाय टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप डेल्टा। ठीक है ना। मेरा अटेंशन बार बार उधर इसलिए जा रहा है, वो बहुत सारे बंदर हैं बाहर, तो इसलिए डिस्टर्बेंस हो जाता है थोड़ा बहुत। और तीसरा है कंपोनेंट्स। दोनों कंपोनेंट आप लिख दीजिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इफ दिस एंगल इज डेल्टा, दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गिवन बाय बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। समझ रहे हैं ना। एंड वर्टिकल कंपोनेंट वी इज इक्वल टू बी, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन, बी साइन डेल्टा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी कॉस डेल्टा और वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल्टा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपके तीन एलिमेंट्स हैं जो आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, और आपको ये पता है कि ये हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिए। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। देखिएगा जरा, हम जो अपनी मैग्नेट लटकाते हैं, हम जो अपनी मैग्नेट लटकाते हैं, या हमारा कंपास किस डायरेक्शन में रुकता है? ये जो अपनी अर्थ के अंदर मैग्नेट है नहीं, मान के चल रहे हैं, ये जो अपने अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक एक्सिस है हमेशा इसके पैरेलल आता है, इसी के ऊपर रुकता है, ठीक है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमेशा इसी के ऊपर रुकता है। जैसे मान लीजिए आप, ये अपने अर्थ के अंदर की मैग्नेट है, नीचे नॉर्थ और ऊपर साउथ पर। ओह माय गुडनेस, थंडर, आज तो बहुत डार्क बादल है। आइए देखिए, तो जो अपनी जो मैग्नेट लटकी होगी वो हमेशा इसके पैरेलल रुकेगी। कंपास निडल भी इसी के पैरेलल रुकेगा हमेशा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपने अपनी मैग्नेट को लटकाया है, तो वो ऐसे तिरछे कैसे रुक सकती है? मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, मान लीजिए दिस ब्लैक इज नॉर्थ पोल ऑफ माई मैग्नेट। अर्थ के अंदर जो है वो मेरी थोड़ी है, वो तो हम नहीं थे तब भी थी, और आगे भी होगी जब कोई नहीं होगा। तो ये मैग्नेट अगर आप तिरछा करेंगे तो वो डायरेक्ट ऐसे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका ये जो साउथ पोल है ये खींच लेगा नॉर्थ को, है ना। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, वो अपने आप ऐसे कर लेगा। तो अपनी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा अर्थ का जो मैग्नेटिक मेरिडियन है इसके पैरेलल रहती है। अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके पैरेलल रहती है, ठीक है। और इसका ये भी मतलब होता है कि ये परफेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन नहीं दिखाती। देखिए आप, ये नॉर्थ पोल है अपने मेरी मैग्नेट का, उसको देखो ऐसे खींच लिया साउथ ने, तो ये बता रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन इधर है। ये क्या बता रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, जबकि असल में नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है? ये रही एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखिए। तो थोड़ा सा अंतर रहता है। जो अपना कंपास बताता है नॉर्थ, और असल में जो नॉर्थ पोल है अर्थ का, जो जियोग्राफिक नॉर्थ डायरेक्शन है, उसमें अंतर है। भाई हमारा कंपास तो इसके पैरेलल रुकता है, हमारी मैग्नेट तो इसके पैरेलल रुकती है, और नॉर्थ ये थोड़ी है, नॉर्थ तो ये है। थोड़ा सा अंतर रहता है, इसी को अल्फा बोलते हैं,
इसी को क्या बोलते हैं? अल्फा। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि मेरा कंपास जो है वो जिस डायरेक्शन को नॉर्थ बता रहा है, असल में नॉर्थ उससे 2 डिग्री दूर है, उससे 2 डिग्री इधर है, तो अल्फा बताइए कितना है? 2 डिग्री। अल्फा बताइए कितना है? 2 डिग्री। बहुत आसान है। ठीक है, बिल्कुल। और क्या, यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे ही आप मैग्नेट को रखेंगे टॉर्क लगेगा, मैग्नेट उसके पैरेलल हो जाएगी। तो मैग्नेट हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहती है, मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल रहती है। ठीक है, बाकी डेल्टा की आप बात जानते ही हैं। डेल्टा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होता है, उसको डेल्टा बोलते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, ठीक है, नीचे नॉर्थ पोल होता है, साउथ डायरेक्शन लेकिन नॉर्थ पोल है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो डेल्टा की वैल्यू 90, और ऊपर भी देखेंगे तो अर्थ के अंदर ऐसे घुस रहा होगा, यहाँ भी डेल्टा की वैल्यू 90। तो पोल्स के पास एंगल ऑफ डिप 90 होता है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बन रहा है? तो यहाँ तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बाहर निकल रहा है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल के 90 डिग्री भीतर जा रहा है। तो एंगल ऑफ डिप क्या हो गया? पोल्स पे 90, जबकि इक्वेटर पे 0। देखिए, दिस इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। अर्थ हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो इक्वेटर पे, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0, याद रखिए इसे। यहाँ पे 90, यहाँ 90। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हम पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं, डेल्टा कैसे वेरी करेगा, बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा या बढ़ेगा? तो आप कहेंगे पोल्स पे 90 होता है, इक्वेटर पे 0 होता है, तो घटेगा। सिंपल सी बात है। इक्वेटर से पोल्स पे जाओगे तो बढ़ेगा, 0 से 90 होगा तो बढ़ेगा। समझ रहे ना? बिल्कुल। तो छोटी छोटी बातें हैं अर्थ मैग्नेटिज्म में पूछी जाती हैं। डेल्टा से रिलेटेड आपके अभी सवाल मास्टर हैंड में आएंगे, तो मैं तभी उनसे निपटूँ तो ज़्यादा अच्छा है ना? अभी टाइम वेस्ट ना करूँ, अभी केवल इतना मैंने आइडिया दे दिया कि हमने उस समय क्या पढ़ाया था। ठीक है, जो कुछ बच्चों को जो वीकनेस अपनी मालूम पड़ रही है तो इसको देख लें। ओके, बिल्कुल। इसके बाद आपका आता है न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं? नाम से ही पता है, ऐसे पॉइंट्स जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए उनको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ऐसे पॉइंट्स जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए? 0, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। वैसे अपनी अर्थ पे तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अर्थ के अंदर आयरन घूम रहा है, कोई बार मैग्नेट नहीं है। जो अर्थ के कोर है उसमें पिघला हुआ आयरन घूम रहा है, आयंस के फॉर्म में है। तो आयंस अगर घूमेंगी तो वो एक बहुत बढ़िया लूप नहीं बना रही है क्या? चार्जेस अगर घूमेंगे तो क्या वो करंट की तरह काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। तो करंट कैरिंग लूप बनाएगा बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पूरी अर्थ के चारों तरफ अर्थ का कवच है, अर्थ को बचाए है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को बचाता है। ये हमने आपको 4th चैप्टर में शायद पढ़ाया होगा। अरोरा, ये अर्थ है और ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? उसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस प्रकार से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। सन से जो चार्जेस आते हैं, हाई एनर्जी के चार्जेस, सन चारों तरफ फेंकता है, जिसको सोलर डस्ट बोलते हैं, सोलर विंड बोलते हैं, दोनों ही नाम हैं। तो वो चार्जेस अर्थ की सरफेस तक अगर आ गए, हमसे अगर टकरा गए तो हमें बर्बाद कर देंगे, कैंसर हो जाएगा, बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं। इतनी हाई एनर्जी के पार्टिकल्स अगर हमसे डायरेक्टली टकराएंगे तो ऐसी रेडिएशंस, ऐसे पार्टिकल्स हमें बीमार कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाता है। जैसे ही चार्जेस आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उनको स्पाइरल घुमाने लगता है। आपने पढ़ा होगा 4th चैप्टर में हेलिकल पाथ। तो जैसे ही चार्ज आया, पोल्स पे जाओ, नेगेटिव आया, नीचे जाओ, कहीं से भी आए, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, और जानते हैं कि पोल्स पे तो कोई रहता ही नहीं है, बच जाते हैं। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए सुरक्षा कवच है, पढ़ना जरूरी है। अच्छा, और क्या जानते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, न्यूट्रल पॉइंट्स की बात चली तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है। मान लीजिए ये जो सामने बेंच रखी हुई है, यहाँ पे मैं अपनी मैग्नेट रख दूँ, है ना? इस प्रकार से अपनी मैग्नेट रख दूँ, ये मेरी मैग्नेट का नॉर्थ और ये साउथ है, तो मेरी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हो सकता है कहीं पे मेरी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो और नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए।
यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मेरी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर दे और नेट जीरो हो जाए, ऐसे पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं। बच्चों आपको याद आ गया होगा, हमने दो डायग्राम्स बनाए थे, एक बार नॉर्थ नीचे करके, एक बार साउथ नीचे करके, ठीक है। और दो न्यूट्रल पॉइंट आते हैं हमेशा। कितने न्यूट्रल पॉइंट आते हैं? दो। या तो वो मैग्नेट के एक्सिस पे आएंगे या मेरी मैग्नेट जो है छोटी सी उसके इक्वेटोरियल लाइन पे आएंगे। तो हमेशा दो न्यूट्रल पॉइंट्स आते हैं। आप उस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब जो आगे हमको पढ़ना है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए आप। 2-3 दिन की आज दो दिन की क्लासेस लगभग लग गई हैं, 3 दिन की इस चैप्टर 5 में। लगभग 1-1.5 दिन और लगेगा, उसके बाद हम मास्टरमाइंड पे आ ही जाएंगे, ठीक है। वो तो जल्दी ही ख़त्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है खास। ज़्यादातर अर्थ मैग्नेटिज्म के ही सवाल लगवाने हैं और कुछ तो नहीं लगवाना। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको जानने हैं। असल में इस चैप्टर में हमने पहले तो बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा लेकिन आपने पढ़ा। उसके बाद आपने गॉस थ्योरम पढ़ा, फिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। इससे पहले आप वायर के मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं 4th चैप्टर में, तभी आप 5वें में आए हैं, ठीक है। तो अब आपके अंदर एक जिज्ञासा उठती है कि अगर हमको एक नॉर्मल आयरन को मैग्नेटाइज करना हो तो वो कैसे मैग्नेटाइज करेंगे, यानी कैसे हम एक नॉर्मल आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे, इसकी क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो वो आपको अब हम समझाएंगे। उसके लिए आपको कुछ टर्म्स, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, जिसके सहारे आप वो सब सीखेंगे और वो टर्म्स आपको अब हम देने वाले हैं, ओके। चलिए, कोई भी डरेगा नहीं। जो टर्म्स आपके सामने अब आने वाले हैं वो 4-5 हैं केवल, वो लगभग एक जैसे हैं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन उनके बीच में रहता है, तो उसको ढंग से देख लेंगे। फिर हम पैराडाई फेरो पढ़ा देंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है पैराडाई फेरो क्या होता है, ठीक है। तो फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी भी बहुत दिन है। अगर कोई भी बच्चा एक दिन में एक चैप्टर नहीं कर पा रहा है तो 3 दिन में भी एक चैप्टर कर ले। हम बता रहे हैं कि टर्म 1 बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कर ले। बहुत बड़ी बात है ये कंटिन्यूटी। कम से कम 20-30 दिन के लिए तो हम कंटिन्यू पढ़ ही सकते हैं, और फिर 3 दिन में एक चैप्टर, इसके लिए कोई आपको ज़्यादा 10 घंटे या 15 घंटे भी नहीं पढ़ना है। आप अगर 2.5 घंटे भी फिजिक्स को लेके बैठते हैं, मास्टरमाइंड को लेके बैठते हैं, नोट्स को लेके बैठते हैं, तो एक दिन में आप नोट्स पढ़ सकते हैं सारे। 2 दिन में आप मास्टरमाइंड पूरी सॉल्व कर सकते हैं। बगल में नोट्स रख लीजिए, कोई चीज़ ना समझ में आए, इतनी अच्छी बुक है, नीचे उसका सॉल्यूशन भी दिया है और ज़्यादातर सही दिए हैं। थोड़ा बहुत तो 4-5 गलत हो ही जाते हैं 100-150 में, उसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो रहता ही हर किताब में होगा। तो उसकी यूज़ कीजिए उसे, अच्छी बुक है ना। आपको सिखाने के हिसाब से वो बुक बनाई गई है। और भी बुक्स होती हैं जो आपको चेक करने के हिसाब से बनाई जाती हैं कि तुम्हें कितना आता है, देख लें हम। शुरुआत में 1-2 सवाल लगेंगे, बाद में लगता ही नहीं, जबकि ये बुक ऐसी नहीं है, है ना। हम इसके 2 चैप्टर सॉल्व करा चुके हैं और वो पढ़ने से ही पता चल जाता है कि ये बुक बच्चों के लिए बनाई गई है। आप उसको सीखिए, यूज कीजिए। एक बार उसको अच्छे से लगा लें, दोबारा लगाएं। एक बुक को 2 बार लगाना ज़्यादा बेहतर है। चलिए, मान लीजिए आपको कोई चीज़ मैग्नेटाइज करनी है, आयरन मैग्नेटाइज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयरन को ही हम मैग्नेटाइज करते हैं, क्लास में करके भी दिखाते हैं कभी कभार, है ना। अभी 2 साल से तो कोविड चल रहा है, तो क्या करके दिखाते हैं नहीं पता है, कुछ नहीं हो रहा है। जब भी हम किसी चीज़ को मैग्नेटाइज करेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से लाएंगे? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ही तो हम कुछ रखेंगे। वो हम जाएंगे सोलेनॉइड के पास। किसके पास जाएंगे? सोलेनॉइड के पास, या इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड बोल दें इसको, ठीक है। इसमें आप बैटरी लगाएंगे तो करंट आ जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्लोज लूप होंगे, ये मैंने ऐसे बना दिया। हम
मैग्नेटाइज करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे वो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे। सवाल आता है क्यों? बार मैग्नेट का यूज कर लेते, लूप का यूज कर लेते, किसी का भी यूज कर लेते, सीधे वायर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, सोलेनॉइड का ही क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज क्योंकि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर कांस्टेंट होता है। हमको एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता है जो कि यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाद कम होता जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, अगर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता है तो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास जाइए, उसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता है तो आप सोलेनॉइड के पास आइए। टॉरॉइड सोलेनॉइड एक ही बात है, ठीक है। तो हम सोलेनॉइड का यूज करेंगे, कारण क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, उन पे उतना अच्छे से मैग्नेटाइजेशन तो हो ही जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट अगर हमें समझ में आ गया तो हम नॉन यूनिफॉर्म भी समझ लेंगे, ठीक है। पहला टर्म जो आपको समझना है, देखें जरा क्या लिखा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है। मैग्नेटाइजिंग, मैंने आईएनजी पे अंडरलाइन किया है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? आपसे अगर पूछा जाए तो आप पूछेंगे वह फील्ड जो मैग्नेटाइज कर रहा है, उस फील्ड को मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। आईएनजी का मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, यही पढ़ाते हैं अंग्रेजी वाले मास्टर लोग तो, है ना। तो उससे याद रखना है, मैग्नेटाइजिंग मतलब जो मैग्नेटाइज कर रहा है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइज करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, यानी सोलेनॉइड वाला फील्ड। ये मेरे पास सोलेनॉइड है, ठीक है, और इसके अंदर हमें कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाले हैं। बहुत लंबी सोलेनॉइड है, मैंने छोटी बनाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना सैंपल रखूँगा, लोहे का कोई पीस रखूँगा। अब ये आयरन का पीस किस में आ गया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है। सोलेनॉइड के अंदर मैंने रख दिया, तो वो किस में आ गया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइज करता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और बच्चों, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी नॉट से। किससे? बी नॉट से। हाँ, इनका ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? बी नॉट से। मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? बी नॉट से। सही है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? म्यू नॉट एन आई। सही है, पता है ना आपको, पूछेगा कोई नहीं, पता रहना चाहिए। लेकिन तो मैं यहीं पे इसका सिंबल लिख दूँ, बी नॉट। मैग्नेटिक फील्ड है तो बी तो होगा ही, बी नॉट, या आप बोल सकते हैं बी एक्सटर्नल, ठीक है। चलिए, तो मैग्नेटाइजिंग, जो मैग्नेटाइज कर रहा है, ये फील्ड मैग्नेटाइज कर रहा है इसको, तो इसी को हम बोलेंगे बी नॉट, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, चलिए, तो आई होप आपको पहली डेफिनेशन समझ आ गई होगी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसका यूज हम मैग्नेटाइजेशन करने में करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, चलिए। बहुत अच्छे साहब, बहुत बढ़िया। पहली डेफिनेशन तो बहुत आसान थी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसका यूज करते हैं उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। अगला है मैग्नेटिक इंडक्शन। कुछ शब्द हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन मैं इस वीडियो को रखूँगा, ठीक है, आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। इंडक्शन मैंने भी 2 साल हो गए इसको नहीं पढ़ा है, लास्ट ईयर भी नहीं पढ़ा है ना। तो ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसी से देखेंगे, बाकी सब मैं आपको देख रहा हूँ। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? देखिए जरा, ये मेरे पास सोलेनॉइड है, ये क्या मेरे पास? सोलेनॉइड। सही है साहब। इसके अंदर मैंने अपना एक आयरन का पीस रखा। किसका पीस रखा?
आयरन का। करंट कैरिंग सोलेनॉइड थी, आई नॉट इसका करंट था। आई नॉट मीन्स सब इसका अब इसका सब नॉट ही होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, इसका करंट आई नॉट, सब नॉट नॉट रखो इसका, ठीक है, जिससे कि चेंज ना हो। इसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नॉट। एक सेकंड के लिए लाइट आई थी, फायदा ही क्या है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये रहा, ये जो आपको दिख रहा है, ये बाहर निकलता हुआ सोलेनॉइड से, यही तो इसको मैग्नेटाइज करेगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हमने रखा है, इसका मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कैसे होता है मैग्नेटाइजेशन? असल में जो एटॉमिक करंट्स होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल हो जाएंगे। मैं इसको ऐसे बना दूं क्या, लेट मी ड्रॉ, इस तरह, कुछ इस तरह, इसको मैं बाहर बना दूं, ठीक है, ऐसा। अंदर की जो आयरन रॉड है वो मैंने ये सिलेंडर बनाई है, उसके ऊपर सोलेनॉइड लपेटी हुई है, जो कि अपना मैग्नेटिक फील्ड से इसको मैग्नेटाइज करेगी। तो इसके जो करंट है, एटॉमिक करंट, वो सारे के सारे पैरेलल हो जाएंगे। एटॉमिक करंट सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल टू व्हाट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एटॉमिक करंट्स जो आपको दिख रहे हैं ना, लूप्स, एटम भिनभिना रहे हैं अंदर, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं अंदर, ये करोड़ों की संख्या में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नहीं है, करोड़ों की संख्या में। और ये जो लूप है ना, ये डाइपोल है। देखिए, करंट कैरिंग लूप एक बहुत अच्छा डाइपोल होता है। एक तरफ से साउथ पोल होगा, एक तरफ से नॉर्थ पोल होगा, साउथ टू नॉर्थ, उसका डाइपोल मोमेंट, तो एक बहुत अच्छा डाइपोल है। हम सब जानते हैं कि डाइपोल, ये भी एक डाइपोल है, मैग्नेट अगर है तो इसको अगर आप ऐसे रखेंगे तो इस पर टॉर्क लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड इसको अपने पैरेलल कर देगा। डाइपोल्स को क्या करता है, टॉर्क लगा के पैरेलल। तो इसके अंदर एटम्स भिन्न-भिन्न आ रहे होंगे, कोई तिरछा भिन्न बना रहा है, कोई ऐसे भिन्न बना रहा है, कोई ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, कोई ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। अब आपको डायग्राम गंदा हो जाएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं। तो ये जो बी नॉट है, सारे के सारे डाइपोल को अपने पैरेलल कर लेगा, सारे के सारे डाइपोल मूवमेंट सीधे हो जाएंगे, उनका डाइपोल मूवमेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सब ऐसे रिवॉल्व करने लगेंगे, डाइपोल मूवमेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सब पे टॉर्क लगेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में छोटे छोटे डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल्स इसके अंदर करोड़ों की संख्या में है, अरबों की संख्या में है, सब पे टॉर्क लगेगा, सब पैरेलल हो जाएंगे टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं इसके अंदर ऐसे करके डाइपोल बना नहीं रहा, ऐसे करके वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? असल में ये भी मैग्नेटाइज हो गया है। अंदर वाली जो रॉड है आयरन की, आयरन का मटेरियल जो है, सैंपल जो है, वो भी मैग्नेटाइज हो गया है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अंदर तो करंट जीरो हो गया, सरफेस पर ही थोड़ा बहुत करंट रहेगा। ये कहानी कल वाली कहानी है, ठीक है। ये सरफेस पर थोड़ा करंट रहेगा, एटॉमिक करंट सरफेस पर एडअप होते हैं, अंदर जीरो होते हैं, तो इसका खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होने लगेगा, खुद का भी, इन करंट्स के कारण। सारे के सारे एटम पैरेलल हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे करोड़ों एटम्स पैरेलल हो गए और सबका छोटा छोटा नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, तो सबसे छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड एडअप होंगे, एक ठीक ठाक अमाउंट में इसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा। तो अब आप दिमाग लगाइए, इस आयरन के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड। जो एटम्स अलाइन हुए हैं, उन्होंने एक सरफेस पे करंट बनाया है और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। हो गया मैग्नेटाइज, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यानी अब वो मैग्नेट बन गई है, हो गया मैग्नेटाइज। बस इतना ही पढ़ना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट प्लस बी एम, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट प्लस बी एम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। इतना बड़ा शब्द
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दिस सम इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, बिल्कुल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं B से। तो इस मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक तो एक्सटर्नल होगा और एक खुद का, जो ये एटॉमिक करंट्स है उन्होंने जो अपना खुद का डेवलप किया है मैग्नेटिक फील्ड, वो। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। यही दो चीजें थी बस, अब कुछ नहीं है। पहली चीज मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो करता है वो वाला मैग्नेटिक फील्ड B नॉट, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटाइजेशन हो गया, उसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड बन गया और एक्सटर्नल भी है, तो टोटल कितना है उसके अंदर, उसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगला टर्म आता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। नाम देखिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग ING, यानी जो मैग्नेटाइज कर रहा है उस फील्ड की इंटेंसिटी, जो मैग्नेटाइज कर रहा है उस फील्ड की इंटेंसिटी क्या कहलाएगी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। यानी इन शॉर्ट आपसे बोले, ये जो सोलेनॉइड थी जिसका आपने यूज किया है मैग्नेटाइज करने के लिए, इसके मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी? B नॉट। ये किस पे डिपेंड करेगा जल्दी बताइए? सिंबल तो कुछ भी दे सकते हो। किस पे डिपेंड करेगा? I नॉट पर, कि भाई साहब इसमें करंट कितना है, सोलेनॉइड में जितना ज़्यादा करंट होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। और N है ना, आप पढ़ते ना म्यू नॉट N I, तो N और I, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे सोलेनॉइड में यूनिट लेंथ पे, और जितना ज़्यादा करंट जाएगा, जितना स्ट्रांग करंट जाएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग बनेगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी, जो कर रहा है उसकी ताकत। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से। क्यों करते हैं इस सब पे नहीं जाना है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा NI नॉट। सही है, जितना ज़्यादा करंट होगा और जितने ज़्यादा उसमें टर्न्स होंगे, उस हिसाब से उसकी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, सोलेनॉइड के फील्ड की उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। कर रहा है उसकी इंटेंसिटी, ऐसे याद रखिए। ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसकी SI यूनिट से तो आप ज़्यादा परेशान नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। चौथा जो टर्म है ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, और चौथा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दो इंटेंसिटी हैं, पहले दूसरे दो टर्म थे, ये दोनों इंटेंसिटी वाले टर्म हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये किसकी इंटेंसिटी है? मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी है। कितना मैग्नेटाइज हो गया है, कितना मैग्नेटाइज हो गया है कोई मटेरियल। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चले कि कितना मैग्नेटाइज हो गया है? एक तरीका है, जो आपने आयरन का सैंपल यूज किया है ना, उसके अंदर एटम्स घूम रहे होंगे, अलग अलग प्लेन पे घूम रहे होंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने उसको अपनी तरफ किया होगा, है ना। सारे डाइपोल्स क्या अपनी तरफ एक तरफ कर लिए होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा होगा तो वो सबको एक तरफ कर लेगा। ठीक है, और लो टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर वो एक तरफ होता ही नहीं है, रैंडमनेस रहती है। बहुत मुश्किल से उनको डिसिप्लिन वे में अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है हाई टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर भी होना जरूरी है। तो मैग्नेटिक डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना अरेंज हो गए हैं। ठीक है, अगर सारे के सारे डाइपोल मूवमेंट अरेंज हो गए, वो एक डाइपोल मूवमेंट है ना, एक डाइपोल मूवमेंट है, अलग अलग घूम रहे हैं, क्या सारे अरेंज हो गए हैं?
यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट हो गया है उस डायरेक्शन में। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो चाह रहा है कि जो ऐसे घूम रहा है वो ऐसे घूमने लगे, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे हो जाए। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना उसने कर लिया है, ये होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो अभी अभी क्रिएट हुए हैं किसी एक फिक्स डायरेक्शन में पर यूनिट वॉल्यूम, कि उस डायरेक्शन में कितना हो गया है, यूनिट वॉल्यूम में उस डायरेक्शन में कितने डाइपोल मोमेंट आ गए हैं। ठीक है, धीरे धीरे बता रहे हैं, समझ जाइए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं m वेक्टर से, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कोई मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो गया है, अगर उसके आपने सारे एटम्स को अरेंज कर दिया तो वो अपनी मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन पे है। अगर आपने 80% को ओरिएंट कर दिया ना एक तरफ तो भी बहुत बढ़िया स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। तो यूनिट वॉल्यूम में आपने कितना परसेंट कर दिया है अरेंज, यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट आपने एक तरफ कर लिया है, उतनी स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, ये टर्म काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इन सभी में सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। सही है, बिल्कुल। अब ये आप सुन चुके हैं पहले भी, इसमें कुछ खास बात नहीं है। आज की क्लास में आपको जो टर्म्स मिलेंगे मैंने पहले ही कहा है कि एक जैसे लगेंगे आपको सुनने में, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ वो तो उसके करंट और नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, कितना आपने डाइपोल एक तरफ कर लिए हैं, कितने एटम्स को आपने अरेंज कर लिया है एक तरफ, यूनिट वॉल्यूम में कितनों को आपने घुमा लिया है, उसके हिसाब से वो मैग्नेटाइजेशन होगा। क्या आपने 100% सबको घुमा लिया है तो सैचुरेशन पे आ जाएगा, उससे मैक्सिमम होता ही नहीं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सबको तो घुमाना बहुत मुश्किल पड़ता है, तो वो फ्रैक्शन में ही होता है। तो यूनिट वॉल्यूम में कुछ घूम जाते हैं, कुछ नहीं घूमते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना रहता है। ओके, चलिए, तो जितना ज़्यादा घूम जाएंगे यूनिट वॉल्यूम में, जितने ज़्यादा डाइपोल मोमेंट्स एक डायरेक्शन में, जितने ज़्यादा डाइपोल मोमेंट्स बन जाएंगे यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, उतना ठीक ठाक मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। अगली डेफिनेशन है परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास के रीजन को कितना ज़्यादा पेनिट्रेट कर पा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास के रीजन को कितना ज़्यादा पेनिट्रेट कर पा रहा है, ये उसका मेजरमेंट होता है म्यू। आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है वैक्यूम कितना पेनिट्रेट हो रहा है उसका मेजरमेंट। ऐसे ही म्यू ऑफ आयरन होगा, ऐसे ही म्यू ऑफ कॉपर होगा, ऐसे ही म्यू ऑफ एल्युमिनियम होगा, सबका म्यू अलग अलग होगा। क्योंकि आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई आप पदार्थ रखें तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, है ना, कुछ तो आसानी से जाने देंगे, कुछ नहीं जाने देंगे। सबके अपने अपने एटम्स हैं, वो अपोज भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना पेनिट्रेट कर पा रहे हैं किसी को, इसका एक्सटेंट, इसका मेजरमेंट क्या कहलाता है, म्यू, परमिएबिलिटी कहलाता है। ठीक है, हाँ। और इसका जो फॉर्मूला रहता है वो B/H, ये है मैग्नेटाइज करने की ताकत, जो कर रहा है उसकी ताकत, और ये कितना मैग्नेटाइजेशन हो गया है। आपको याद है, ये हमने बताया है मैग्नेटिक इंडक्शन, किसी मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एक्सटर्नल भी और उसका खुद का भी, दोनों का मिला के। तो कितनी ताकत से कितना मैग्नेटाइजेशन हो गया है, हमने ताकत इतनी लगा दी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और इंडक्शन बहुत कम हो पाया। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी मैग्नेटिक फील्ड में, इंडक्शन कम हो पाया है। इसका मतलब अच्छे से पेनिट्रेट नहीं किया है। जो आप ताकत पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं
उसने उस मीडियम को अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाया है, उसके अंदर जाता तो पक्की बात है टॉर्क वॉर्क लगाता और अपने इंडक्शन करता, है ना। तो फील्ड की स्ट्रेंथ ने कितना ज़्यादा इंडक्शन कर दिया है, ये किस बात पर निर्भर करेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितना पेनिट्रेट हो पा रहा है। समझिए इस बात को, जितना ज़्यादा अपने आप को पेनिट्रेट होने दोगे, मेरी जो बात अभी मैं बोल रहा हूँ अपने दिमाग में जितना ज़्यादा जाने दोगे उतना ज़्यादा चांस है समझने के। अगर जाने ही नहीं दोगे तो क्या समझोगे, है ना। बात अंदर तक तो जाए। पानी काफ़ी तेज बरस रहा है। तो अगर जो ताकत है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, उसकी जो इंटेंसिटी है उसने बहुत बढ़िया मैग्नेटाइजेशन कर दिया है, इसका मतलब खूब अच्छे से उसने पेनिट्रेट करने दिया होगा, तभी ऐसा हुआ। ओके, चलिए। तो म्यू की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है, आयरन की अलग, एल्यूमिनियम की अलग, सबकी अलग 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 अलग। तो उसको हम फिर वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं और यहाँ पे टर्म आता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, रिलेटिव परमिएबिलिटी। सही है। वैक्यूम के साथ उसका हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, चलिए। परमिटिविटी में भी तो ऐसा किया था ना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही इसमें भी करते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ कोई भी मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाती है। समझ गए ना सभी लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। 5 डेफिनेशंस हमने आपको दे दी हैं, बाकी हम कल पैरा डाई फेरो इन्हीं टर्म्स के आधार पर आपको तीनों चीज़ें सिखाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको ध्यान रहे। कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे कि आपको कम से कम 1 महीने तक ध्यान रहे। ओके, आज की क्लास में इतना है। थैंक यू।